तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो मैथ की क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चालू करेंगे। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस, रेलवे, है ना, और यूपीपी, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आज इसका सेट नंबर 2 हल करेंगे। ठीक, ये है आज का सेट नंबर 2। और सभी लोगों को देखो, हम वो नॉर्मल क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को नहीं करा रहे हैं जो एकदम नॉर्मल होते हैं लगभग सभी के लिए। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो एक प्रकार से पेपर में आपकी मेरिट बनाने वाले हैं। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो हम धीरे से अब यहाँ पे क्वेश्चन चालू करेंगे, आपको पढ़ना है। और पहले आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन लगाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब नहीं आएगा तब इसका हल देखना है। ठीक, तो चलिए फिर चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे वीडियो रोक के। ठीक, उसके बाद इसका आंसर बताएंगे और देखेंगे। चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ पे। इसमें कहा गया कि 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग दो भागों में तोड़ा गया। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पलड़े पर और दूसरे टुकड़े को तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा गया, है ना। समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट का एक पलड़े में रखना पड़ा। दोनों दोनों टुकड़ों के तोल का गुणनफल कितना कैरेट होगा। देखो, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में कहा गया कि एक 25 कैरेट का कोई नग है। ठीक, इसको दो भागों में तोड़ देना है। अब जैसे मान लो कि एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया। तो यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे बराबर करना पड़ रहा है तो इसमें कहा गया है कि तुमको बराबर करने के लिए इसमें 9 कैरेट रखना पड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जो बड़ा वाला है छोटे वाले से ज्यादा है। तो ज्यादा कितना है, क्योंकि बराबर करने में 9 कैरेट हमको डालना पड़ रहा है, तो इसका मतलब 9 कैरेट ज्यादा है ये वाला। ठीक, तो देखो अगर इसको हम सिंपल तरीके से कहें कि जो बड़ा वाला है छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तभी तो हमको छोटे वाले के साथ 9 रख के बराबर करना पड़ रहा है। ये छोटा वाला बड़े के साथ बराबर कब हो रहा है, जब हम 9 कैरेट छोटे वाले को दे रहे हैं तब बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों हैं वैसे बराबर, लेकिन ये वाला 9 कैरेट ज़्यादा है, बड़ा वाला 9 कैरेट ज़्यादा है। इसीलिए बराबर करने के लिए हमने छोटे की तरफ हमने क्या रख दिया था, 9 कैरेट, बराबर हो गया। तो अगर हम यहाँ पे ये कहें कि इसमें हम 9 घटा दें तो कितना आएगा, आएगा 16। ठीक, देखो इसको हम समीकरण से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि अगर आएगा 16 तो 16 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, 8। तो हम कहेंगे कि 8 कैरेट ये भी होगा, 8 कैरेट ये भी होगा, लेकिन ये 9 ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे 9 8 17 होगा, और ये कितना होगा, केवल 8 होगा। अब यहाँ से बता सकते हैं कि जो 8 वाला है और यहाँ पे 9 और 8 दोनों 17 हो रहा है, तो ये वाला छोटा है। कितना छोटा है, तो 9 कैरेट छोटा। अगर इसको हम बराबर करना चाहेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा, तभी पल्ला, तभी तराजू बराबर होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये टुकड़ा 8 कैरेट का है और ये वाला कितना हो जाएगा, 9 8 17 कैरेट का है। और इससे पूछा गया है कि दोनों टुकड़ों के तोल का गुणनफल बताइए। तो अगर इनको हम गुणा कर देंगे, 17 8 कितना होता है, 136। 17 8 है 136, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। ठीक, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि चार अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना दिया है, 270 दिया है। अलग अलग संख्या है चारों, और प्रत्येक युग्म का महत्तम समापवर्त कितना है, 9 है। चारों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। चार अलग अलग संख्याएं हैं। ठीक, चार अलग अलग संख्याएं हैं और चारों का लघुत्तम समापवर्त तो 270 है, लेकिन जो मासा है वो कहा गया युग्म, प्रत्येक युग्म का मासा कितना है, 9 है। युग्म का मतलब होता है कि दो दो का, चाहे इसका इसका निकालें, चाहे इसका निकालें, चाहे इसका निकालें, चाहे ए और डी का निकालें, तो उनका मासा, दो संख्याओं का मासा कितना होगा, 9 होगा।
दो संख्याओं का मासा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहले ये देख लो कि दो संख्याओं का मासा अगर 9 है तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, 270 जो आपका लासा है, लासा के अंदर मासा भी होता है, ये आप जान लें पहले। ठीक, मासा आपका कितना है, 9 है, तो हम पहले इसको 9 से ही भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 9 त्रिक 27 बार जाएगा, तो 30 आएगा। अब इसको हम 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और फिर 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे हम एक ये भी कह सकते हैं कि जो आपका ये तो आपका मासा ही है, इसी लासा के अंदर मासा भी होता है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ संख्याएं अलग अलग हैं, जैसे 3 है, 2 है, 5 है और 1 है। ये ऐसी संख्या हैं जो इसके मल्टीपल में आती हैं। ठीक, और मासा अलग है। अगर यहाँ से इन्हीं जो गुणनखंड है इसके, इन्हीं में अगर हम 9 से गुणा कर देंगे, ठीक, मतलब मासा से, जो आपका मासा है इसी मासा से गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, 9 दून 18 और 9 पन्ना 45 और 9 इक्के 9। तो ये 4 संख्याएं आपकी बन जाएंगी, और 4 ऐसी संख्या हैं जिनमें प्रत्येक, इनमें प्रत्येक कोई युग्म उठा लो, चाहे 27 18 उठा लो, 18 45 उठा लो, 45 9 उठा लो, ये 9 को, है ना, 9 के साथ 27 उठा लो, कोई भी दो युग्म संख्याएं उठा लो, ये कोई भी दो संख्याएं उठा लो, इन सबका मासा कितना आएगा, 9 ही आएगा। ठीक, और पूछा गया चारों संख्याओं का गुणनफल बताएं, चारों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चारों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे अगर आप गुणा भी करेंगे तो इसका गुणा कितना आएगा, सबसे पहले देखो 5 है और सम संख्या है तो 0 आएगा लास्ट में, तो ये तो संख्या हो ही नहीं सकती है, इतनी छोटी संख्याएं बनेंगी नहीं गुणा करने में, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, बी। बी इसका इम्पोर्टेंट, ये बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, लासा मासा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लगाने की कोशिश करो, और आंसर क्या हो जाएगा, 19 68 30। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ए आय व्यय पे आधारित क्वेश्चन है, इसमें ए और बी की आय का अनुपात 5:8 दिया है। ठीक, आय है, आय का अनुपात है, ए और बी क्रमशः 36,000 रुपये और 60,000 रुपये खर्च करते हैं, तो उनकी बचत का अनुपात इतना हो जाता है, तो बी की बचत बताना है। ठीक, तो आय बराबर, फार्मूला तो पता होगा कि आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। ठीक, तो आय में अगर हम व्यय मतलब खर्च को घटा देते हैं, आय में अगर हम खर्च को हटा देते हैं तो कितना क्या बचता है, बचत बचता है। ये फार्मूला ही होता है, आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है। तो यहाँ पे भी इसको हम ऐसे लगाएंगे, ए बटे में बी, ए की आय को ऊपर रखते हैं, कितना रखेंगे, 5x, और बी की आय कितना रखेंगे, 8x, क्योंकि ए और बी की आय का अनुपात दिया है, तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो 5x और 8x रखेंगे। अब ए की आय जो है उसमें ए कितना खर्च करता है, 36,000 रुपये, माइनस कर देंगे, और बी की आय कितनी है, 60,000 रुपये, इसमें 60,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो बचत का अनुपात बचेगा कितना आ जाएगा, 3:4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो जब गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20x माइनस 4 से गुणा करेंगे 36,000 में तो 144, 000 हो जाएगा। ठीक, और जब इससे गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24, x और माइनस 6 18, इसके आगे 4 0, यहाँ पे माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे 20x है, यहाँ पे 24x है, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 24 में 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4x, और ये चीज़ इधर आएगी, तो 1,80,000 में 1,44,000 हटाएंगे तो 1,00,000 से 1,00,000 घट जाएगा, 80,000 में 44,000 घटाएंगे तो पहले 3 जीरो बचेंगे, और 8 जीरो में 4 जाएगा 6, और यहाँ बचेगा 7, 7 में 4 जाएगा तो 3, कितना आ जाएगा, इतना सबको कंफर्म है। अब 4 से जैसे काटेंगे, 4 9 ये 36, तो कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये एक्स का मान हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ से अगर हमको बी की बचत बताना है तो बी की बचत कैसे निकालेंगे? ये आय थी 8x, 8x में जब हमने 60,000 घटाया, आय में जब खर्च को घटाते हैं तो बचत निकलती है, तो बस इतने में ही हमको रख देना है बचत निकालने के लिए बी की। तो यहाँ पे रखेंगे 8 इंटू एक्स का मान कितना है, अगर बी की बचत निकालना है तो 8 इंटू एक्स का मान कितना है, 9,000 रुपये, माइनस कितना करेंगे, 60,000 रुपये। तो जब माइनस करेंगे तो 8 9 72,000 माइनस 60,000, ठीक। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 72 में 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। बस 12,000 ही इसका क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये देखो, ये आपका औसत से क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसमें कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत उम्र कितनी थी, 24 थी। तो औसत उम्र तीनों की कितनी थी, 24 थी। पति पत्नी और बच्चा, इन तीनों की औसत आयु 24 थी, कब, 5 साल पहले। अब 5 पति की बढ़ेगी, 5 पत्नी की बढ़ेगी, 5 साल बच्चे की भी एज बढ़ेगी, तो औसत कितना बढ़ जाएगा, 24 थी पहले और 24 में 5 जुड़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 29 साल हो जाएगी, 29 वर्ष हो जाएगी तीनों की औसत उम्र, क्योंकि 5 5 तीनों को बढ़ेगा तो औसत भी 3 बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हम कहें कि तीनों की अगर औसत उम्र कितनी हो गई, 29 साल हो गई, तो कुल उम्र कितनी हो जाएगी तीनों की, कुल उम्र कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे पता है कि औसत अगर 29 है तो कितने लोगों की, 3 लोगों की, 3 से गुणा कर देते हैं तो कुल उम्र निकल आएगी, तीनों 3 9 27 और 3 दूनी 6 2 8, 87 साल हो जाएगी तीनों की। अब इसके बाद कहा गया कि 6 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चा, सेम वैसे ये भी है, पत्नी और बच्चा, पत्नी और बच्चा ये दोनों है। इसमें कहा गया 6 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत उम्र 18 थी, तो ये 6 वर्ष पहले की थी। अब बच्चे पत्नी की भी 6 साल बढ़ेगी, बच्चे के भी 6 साल बढ़ेगी, जब वर्तमान में आएंगे तो 6 साल पत्नी की बढ़ेगी, 6 साल बच्चे की बढ़ेगी, तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा, 18 पहले था 18 साल, अब 6 बढ़ जाएगा तो 18 6 24 साल हो जाएगा। ये 24 वर्ष औसत उम्र थी वर्तमान में दोनों की। कुल उम्र कितनी हो जाएगी यहाँ से, कुल उम्र अगर हमको निकालना तो 24, कितने लोगों की, 2 लोगों की, 2 से गुणा कर देंगे, 24 दूना 48 साल, तो 48 साल दोनों की हो जाएगी। ये 3 लोगों की है और ये 2 लोगों की है। इसमें पति पत्नी बच्चे तीनों हैं और इसमें केवल 2 लोग हैं। तो जब पत्नी और बच्चा, यहाँ भी पत्नी और बच्चा, जब इसमें से घटाएंगे 87 में जब हम 48 घटाएंगे तो किसकी एज निकलेगी, क्योंकि इसमें भी पत्नी बच्चा है, इसमें भी पत्नी बच्चा है, लेकिन इसमें पति ज़्यादा है, पति की एज 87 में ज़्यादा है, तो जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 39 साल। ये किसकी एज हो जाएगी, पति की, ठीक, पति की एज हो जाएगी ये। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 39 साल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखो ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन शायद दिख रहा होगा, लेकिन है नहीं इतना लंबा, तो लगा लिया होगा इसका आंसर कितना आया होगा, मिला लो जल्दी से। देखो इसमें कहा गया 3 लोग हैं, नीतू सीलू और नीलू, है ना, नीतू सीलू और नीलू, ठीक, 3 लोग हैं। इसमें जो हमसे बताया गया है, इसमें कहा गया है कि शुरू में नीतू कुछ राशि का निवेश करती है, तो मान लो नीतू P रुपए लगाती है, ठीक, नीतू P रुपए लगाती है, और 6 महीने के बाद, ये पता है कि पूरे कितने दिन तक व्यापार चलता है, केवल 1 साल तक, तो जब 6 महीने बाद सीलू आती है, अब 6 महीने बीत गए, तो 6 महीने बचे हैं 1 साल पूरा होने में, तो सीलू ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया, 6 महीने के लिए बाकी, और कितना रुपए लगाती है,
यहाँ पे तो 6 महीने के बाद सीलू दुगुना रकम लगाते, तो नीतू ने जितना लगाया था उसका दुगुना ये लगाती है। और नीलू कितना लगाती है, नीलू 3 गुना लगाती है, तो 3 भी रखेंगे। लेकिन हमको पता है कि हमको समय से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो समय के बारे में बताया गया है कि जो नीतू है शुरू से लास्ट तक है 12 महीने के लिए, सीलू 6 महीने बाद आती है। तो जब 6 महीने बीत जाते हैं तब आती है, तो इसका मतलब जो सीलू व्यापार में कितने दिन तक रहती है, 6 महीने तक। और नीलू नीलू के बारे में बताया गया है कि नीतू के निवेश करने के 8 महीने बाद नीलू व्यापार में 3 गुना रकम लगाती है। तो 3 गुना तो हो गया, लेकिन 8 महीने बाद आएगी, मतलब पूरे साल में 4 ही महीने व्यापार पर रहती है। ठीक, तो यही जो हमारा पूंजी और जितना पैसा लगाया और जितने समय के लिए लगाया, यही हमारा लाभ का अनुपात होता है। तो इसको जब गुणा करते हैं तो 12p अनुपात 6 दून 12p अनुपात 4 3 12p, ये अनुपात किसका हो जाता है, लाभ का अनुपात। इसी अनुपात में हम लाभ को बांटते हैं। तो ये तो सेम ही है, जब काटेंगे इसको तो p से p कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, एक 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 अनुपात एक, यही अनुपात हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर है तो अनुपात एक ही आएगा। तो इसी अनुपात में मतलब है कि जब 1:1 आएगा तो इसका मतलब है कि पैसा तीनों लोगों को बराबर है। तो इसमें कहा गया कि 45,000 रुपए का कुल लाभ होता है, और बताना है कि तीनों में नीलू का हिस्सा कितना है। नीलू को बताना, तो तीनों का हिस्सा बराबर ही है, तो हम क्या करेंगे, 3 लोगों का कुल हिस्सा है, तो अनुपात जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और किसी का निकालना, चाहे जिसका निकाले बराबर है तो 1 से गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से किसका निकाला आएगा, तीनों का निकलेगा, वैसे नीलू का निकालना तो नीलू का निकाल लो, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 45, इसका मतलब हो जाएगा 15,000 रुपये। 15,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से देखो इसको। तो लगा लिया होगा। अब देखो यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में देखो कहा क्या गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत कितना था, 54 किलोग्राम था। एक समूह में निश्चित संख्या का औसत, समूह में कितने लोग हैं ये नहीं पता, लेकिन औसत वजन बता दिया गया है कि औसत वजन 54 किलो था। पहले कितने लोग थे ये नहीं पता। इसमें कहा गया कि 52 किलोग्राम वजन वाले 12 छात्र इस समूह में शामिल होते हैं, तो समूह के सभी छात्रों का औसत वजन इतना घट जाता है। तो इसमें पूछा गया शुरू में समूह के छात्रों की संख्या कितनी थी। ठीक, शुरू में समूह कितने छात्र कितने थे, तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। शुरू में समूह में छात्रों की संख्या मान लेते हैं कितना, x। ठीक, कितना मानेंगे, x मानेंगे। अब सोचो, पहले पहले औसत किलोग्राम कितना था, तो आप कहेंगे 52 किलोग्राम, 54 था, कितना था, 54। शुरू में औसत कितना था, 54 था, लेकिन जो 12 छात्र आते हैं उनका औसत कितना है, 52 किलोग्राम। मतलब है कि पहले वाले से 2 कम है। ठीक, पहले वालों से 2 कम है, तो 2 कम है, और कितने लोगों में कम है, 12 छात्र आते हैं, तो 12 लोगों में 2 कम हो जाएगा, 2 kg। तो टोटल कितना कम हो जाएगा, तो तुम कहोगे 24 किलो कम हो जाएगा, 24 kg कम है। लेकिन यहाँ भी हमसे कहा गया है, तो समूह के जब सभी छात्रों का औसत वजन 750 ग्राम घट जाता है। यहाँ पे कहा गया कि 24 किलो कम है, तो 24 को हम 3 जीरो बढ़ा लेते हैं, क्यों, 24,000 ग्राम कर लेते हैं। और इधर कहा गया है कि 750 ग्राम कम हो जाता है, लेकिन कितने लोगों में, तो यहाँ पे सभी लोगों में, सभी लोग कितने हो जाएंगे, x लोग पहले के, 12 लोग जो नए आए, उन सभी लोगों को, ये भी सभी लोगों को होगा, और ये भी हो गया। अब यहाँ से बस इसको हल करना है। जो 24 किलो था उसको हमने ग्राम में बदल दिया, इतना पहले इतना कम हो जाता है, और यहाँ पे कहा गया कि 750 कम हो जाता है इतने लोगों में। तो संख्या इंटू औसत वजन करते हैं हम। यहाँ से जब काटेंगे, इसको हल करेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 ने 75, और 25 से 2 जीरो काट दो, 25 चौको 100 हो जाएगा। 3 के 3, 3 और 24,
ठीक, तो गुणा करेंगे 8 चौक 32 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर हो जाएगा x प्लस 12। अब ये 12 इधर प्लस में, इधर आएगा तो घट जाएगा, 32 में 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20। तो x हमने क्या माना था कि शुरू में समूह के छात्रों की संख्या, x निकल आया, कितना आया है 20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, और इसको हम कई तरीकों से इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन ये एकदम शॉर्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर जल्दी से। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो जल्दी से। लग गया? चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लासा मासा का है। लासा, देखो पहले लासा होता क्या है, अगर बहुत गहराई से जब पढ़ेंगे इसको, तो जो लासा होता है, और लासा के अंदर मासा भी छुपा होता है। ठीक, लासा के अंदर ही मासा छुपा होता है। कभी भी हमको संख्याओं का अनुपात दिया हो ऐसे, ठीक, तो अनुपात में जैसे ही मासा का गुणा कर लेते हैं तो वो लासा बन जाता है। अनुपात में जैसे ही किससे गुणा कर देते हैं, मासा से अगर गुणा कर दिया तो लासा बन जाता है। तो यहाँ पे हमको दिया है 3 4 5, ये अनुपात दिए हैं, तो इनको हम गुणा कर देंगे, और इसमें और गुणा कर देंगे एक चीज, किससे, मासा से। तो जब मासा से गुणा कर देते हैं तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, ये बन गया लासा। और लासा हमको पहले से दिया ही है, कितना दिया है, यहाँ पे हमको पहले से लासा दिया है 4200। ठीक, बस यहाँ से हमको मासा निकालना है, मासा को निकाल लेंगे, हल कर लेंगे यहाँ से। ठीक, तो जैसे ही मासा निकालना है तो तुमको पता है कि मासा निकालना है, तो ये जो ये फालतू के लोग इधर हैं 3 4 5, इनको उठा के इसके पैरों में पटक देंगे, है ना, तो हमारा मासा निकल आएगा। जैसे मासा अगर हमको निकालना है तो ये 3 4 5 गुणा में है, इधर किस में आएगा, भाग में आएगा। तो 4200 के नीचे इसको पटक देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 थे 60, तीनों गुणा कर लेंगे तो 60 इधर आ जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल कर लेंगे, और जैसे 6 से भाग कर देंगे तो 6 के 6, 6 सत्ते 42 और जीरो, तो 70 ये आंसर फेंक देगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 70, इसका मासा कितना हो जाएगा 70। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। हाँ, एक ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो लग गया ये वाला। देखो जल्दी से, इसमें कहा गया कि 6300 रुपए की धनराशि है, तो मतलब ये मूलधन है। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, जिसमें प्रथम वर्ष में 14 सही 2/7%, दूसरे वर्ष में 11 सही 1/9% की चक्रवृद्धि ब्याज दर है ना। तो अभी तक तुमने पढ़ा होगा कि 2 साल के लिए अंतर का फार्मूला होता है कि अंतर बराबर क्या होता है, अंतर बराबर होता है P इंटू आर परसेंट का होल स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक, लेकिन जब आर स्क्वायर तब करते हैं जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर एक ही हो, सेम हो, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग दिए हैं। तो जब अलग अलग दिए हैं तो कोई हमको कोई दिक्कत ही नहीं, हम यहाँ से अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकालना है, और पी मतलब मूलधन होता है, आर की जगह पे क्या रख देंगे, रेट परसेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो जो 14 सही 2/7% है, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 14 सही 2/7% को 64 98 तो 100/7 होगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1/7 आएगी। और जो 11 सही 1/9% है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगा, 1/9 आएगी। इतना सबको पहले से पता ही होगा, बस इस फार्मूले में रख देंगे यहाँ पे। तो हमको अंतर निकालना है, तो अंतर बराबर क्या करेंगे यहाँ पे, अंतर बराबर करेंगे यहाँ पे कि जो 6300 रुपये मूलधन है गुणित दर, दर पहले 1/7 रखेंगे, फिर इंटू 1/9 रखेंगे, बस। सेम होती है तो स्क्वायर हो जाता है, लेकिन अलग अलग है तो गुणा कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पता है कि नीचे कितना दिया है, नीचे दिया 963, नीचे भी है 900, गुणा करेंगे 963, और ये 63 से 63 कैंसिल कर लेंगे, एक बार जाएगा, इसका मतलब 2 जीरो बच रहे हैं, तो कितना बच रहा है 100। तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 100 रुपये आएगा, बस यही आंसर है इसका। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि यही फार्मूला है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अगला ये वाला क्वेश्चन है, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका कितना आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है काफ़ी ये। चलो देखो, अच्छा
इसमें कहा गया कि रीता की बचत कामा उसके व्यय के 20% के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें कहा गया रीता की जो बचत है, कामा कामा की जगह पे बराबर लगा देते हैं, और के व्यय के का मतलब गुणा होता है 20%। ठीक, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे बचत बराबर व्यय का 20%। इतना सबको पता ही होगा, क्योंकि जहाँ कामा लगा वहाँ बराबर लगा देते हैं, जहाँ का लिखा वहाँ गुणा कर देते हैं। तो ये वाला जो 20 है, ये वाला 20 इधर गुणा में है तो इधर उठ के आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। इतना सबको कंफर्म है या नहीं है? यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। इतना सबको पता होगा कि ये इसके नीचे हो जाएगा पूरा, ये इसके नीचे हो जाएगा 100 और इसके नीचे 20। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि बचत 20 की है, खर्च व्यय व्यय मतलब खर्च होता है 100 का है, तो आय कितनी होगी? तो पता है कि आय आय बराबर होता क्या है? आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत होता है। ठीक, तो जब बचत 20 की है, बचत कितने की? 20 की है, व्यय कितना है? 100 का है, तो इसका मतलब है कि आय कितनी होगी? तो दोनों को जोड़ देंगे, 120 की हो जाएगी। ठीक, अब इसमें जो कहा गया है कि इसमें कहा गया कि उसकी आय में 30% की और व्यय में 38% की वृद्धि हो जाए। आय में 35% की, तो इसमें 35% से गुणा कर देंगे, वृद्धि करना है तो प्लस से ही गुणा करेंगे। ठीक, 35% से, और व्यय में 38% की वृद्धि हो जाए तो इसमें 38% से गुणा कर देंगे। कितना है? 38% से। तो पूछा गया कि उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम बचत में निकालेंगे, बचत में x% का प्रभाव पड़ेगा, जिसके योग के बराबर होगा। फिर से देखो, ये जो पहली लाइन है यहाँ से हम निकालेंगे बचत और व्यय का अनुपात, तो पता चलेगा कि बचत 20 है तो व्यय कितना हो जाएगा? 100। तो आय कितनी हो जाएगी? दोनों का योग 120। अब आय में 35% वृद्धि करना है तो इसका 35% निकाल लो, व्यय में 38% वृद्धि निकालना है तो इसका 38% निकाल लो। तो बचत में कितना प्रभाव पड़ेगा? तो हम मान लेंगे कि इसमें x% का प्रभाव पड़ेगा और वही x निकाल लेंगे हम। तो इसको जब हल करेंगे तो थोड़ा सा, चलिए इसको हल कर ले। ठीक, इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले अगर हम एक जीरो से सब में कॉमन ही है तो हटा देते हैं इसको, कोई दिक्कत? सब में कॉमन है, कॉमन करके काट देंगे दोनों तरफ। अब ये नहीं समझ लेना कि इस तरफ दो कट गए हैं, क्योंकि जब कॉमन करेंगे तो दोनों से एक उठ के आएगा। यहाँ हो जाएगा 12 से गुणा करेंगे 35 में, इसको गुणा कर लेंगे, 12 पंचे 60 और 12 36, 6 कितना हो जाएगा? 42। इधर कितना हो जाएगा? 38 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 380 प्लस 2x। 380 जाके 420 में घट जाएगा। ठीक, ये जाके इसमें घट जाएगा तो कितने का अंतर है? 40 का अंतर है, 40 आएगा बराबर 2x के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 जाके इसके भाग में जाएगा, 40/2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 प्लस में ही आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? तो पता है प्लस में ही आ रहा है, इसका मतलब है कि 20% क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक, अगर माइनस में आता है यहाँ पे तो 20% कमी होती है। और इसको हमने कई तरीके से पढ़ाया है क्वेश्चन पेपर में, है ना, क्लास में, और ये भी एक शॉर्ट मेथड है, इसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक और क्वेश्चन है या नहीं है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हमने लगाया है स्क्रीन पे भी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने आंसर दिया कमेंट पे ज़रूर बताना, नाम डालना कि किसने आंसर दिया। चलिए अब इसको हम बताते हैं कैसे इसको लगाना है। क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, इसको थोड़ा समझ में शायद कम आया हो। चलिए देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया कि ट्रेन ए है, 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लेता है। समय ज़्यादा कौन ले रहा है? ए। समय ज़्यादा कौन ले रहा है? ए ले रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ट्रेन ए की गति को दोगुना कर दिया जाता है तो ट्रेन बी से 2 घंटे कम लेता है।
अब 2 घंटे कम लेगा तो इसका मतलब बी समय ज़्यादा ले रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कुल मिला के ये है कि 800 किलोमीटर की दूरी में 2 ट्रेनें चलेंगी और उनकी उनकी जो गति है वो पता नहीं है, दोनों की नहीं पता है, समय केवल दिया है और ट्रेन बी की गति निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेन जो ए है, ए की चाल ए मान लेते हैं और बी की चाल बी मान लेते हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो। बी की चाल बी मान लेते हैं, ए की चाल ए मान लेते हैं। हम निकालना किसकी है, ए की चाल बी की चाल। तो पहली कंडीशन में कहा गया कि अगर वो 800 मीटर किलोमीटर दूरी जाएगा ए अपनी चाल से, तो पहले देखो यहाँ पे जो आपको फार्मूला लगाना है, क्योंकि हमको समय दिया है तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। यही फार्मूला हमको लगाना है यहाँ पे, क्योंकि हमको समय दिया है, दूरी भी दिया है, चाल नहीं दिया है। तो यहाँ पे 800 किलोमीटर दूरी ए की चाल से जाएगा और बी भी 800 किलोमीटर दूरी जाएगा बी की चाल से, लेकिन समय किसको ज़्यादा लग रहा है, ए को। तो इसका मतलब ए वाला समय ज़्यादा है, तो ए वाले में जब बी को घटाएंगे तो कितने घंटे का अंतर है, बताया गया है कि 6 घंटे अधिक लेता है। तो जब ए वाले में बी वाले को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। ये पहली कंडीशन है, ये समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब जब दूसरी दूसरी कंडीशन को बनाते हैं सेम इसी तरीके से, इसमें कहा गया एक ही गति को अगर दोगुना कर दिया जाए और तो ट्रेन बी से 2 घंटे कम लेता है। अब जब ट्रेन ए की चाल ज़्यादा हो जाएगी तो बी की चाल कम हो जाएगी, तो बी को समय ज़्यादा लगेगा। तो अब यहाँ पे उल्टा लिखेंगे, 800 मीटर अब बी चलेगा और 800 किलोमीटर ए चलेगा, लेकिन ए दुगुनी चाल से चलेगा, 2a। दुगुना कहा गया ना, दोगुनी गति से चलेगा। तो यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 घंटे का। तो यहाँ पे 2 घंटे का अंतर आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 है। अब इन दोनों को हल करना है। इन दोनों को जब हल करेंगे, हल करने के लिए हमसे पूछा गया ट्रेन बी की चाल बताना है। तो बी की चाल मतलब बी का मान निकालना है। तो बी का मान निकालना है तो ए को कट जाना चाहिए, ए को काटना है हमको। तो यहाँ पे देखो 2a है और यहाँ पे केवल a है। तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से 2 से गुणा कर देते हैं, दोनों में भाग कर देते हैं दोनों तरफ, ताकि हमारा इसके बराबर हो जाए, क्योंकि इसको काटना है। जब बराबर हो जाएगा तो देखो ये सेम हो गया, ए वाला बराबर हो गया। एक जगह ऊपर वाले में समीकरण नंबर 1 में ए प्लस में है और समीकरण नंबर 2 में ए वाला माइनस में है। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाला कट जाएगा, कट जाएगा। तो अब जब ये कट जाएगा तो अब ये वाला बी वाला देखो, बी वाला एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में, तो हम प्लस वाला पहले लिख लेते हैं। 800 बटे में बी माइनस 800 बटे में 2b बराबर, जोड़ रहे हैं तो इसको भी जोड़ लेंगे। पहले इसको काट लेते हैं, 2 के 2, 2 3 6, ऊपर 3 है नीचे 2, तो कितना आएगा जोड़ने में, 5। इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 2b, यहाँ भी 2b बना लेते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, 2b। ऊपर हो जाएगा 8 दूनी 1600 में 800 घटाएंगे तो ऊपर 800 ही बचेगा, ये तो पता है ना। 8 दूनी 1600 में 800 घटाएंगे तो 16 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे इसको अच्छे से हल कर लो पहले। ठीक, 2 से काट देंगे 800 को तो कितना आ जाएगा, 400। अब b इधर चला जाएगा, 5 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, तो 400 के नीचे आ जाएगा 5 बराबर b। अब ये तो पता है कि जब 5 से भाग करेंगे तो 5×40 होता है, तो b का मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 5 से काटेंगे इसको, 5 के 5 और 5×40 कितना आ जाएगा, 80। तो आंसर कितना आ जाएगा, बी का मान 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये हो जाएगा बी की गति। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमको थोड़ा सा ही जब सामने कोई नहीं होता है तो थोड़ा समझाने में जल्दी जल्दी से हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार दोबारा देखिए, नहीं आता है तो फिर हम दोबारा से बता सकते हैं इसको। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तो इस तरीके से हम जब तक पेपर आने वाले हैं हमारे, तब तक हम डेली 10 से 15 क्वेश्चनों का इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग क्वेश्चन वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 3 में।